इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। अरे अरे 12 बज गए विजय बाबू। अगर कोई हमें देख लेता ना, बड़ी मालकिन अगर हमें ऐसे हालत में देख लेती, आज तो हमें पक्का नौकरी से निकाल देती। 12 बजने वाले हैं, 12 बजने वाले हैं, हम तो जाने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं, हम तो जाने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं, हम तो जाने वाले हैं। अरे हमारी प्यारी सोनिया जी, हमें माफ कर देना। हम बस यूं गए और यूं आए, बुरा मत मानिएगा। 12 बजने वाले हैं, हम तो जाने वाले हैं। बारह बज गए। कौन आ गया गेट पे? ऐसे भी अभी आना था। जी बोलिए। मैं मिसेस चड्डा की बेटी हूँ। रेखा जी को किराए के पैसे देने हैं। मालकिन हमको बोली कि जब कोई पराया आदमी आए ना तो गेट पे ही रहना। जी कुछ बोले आप? नहीं, वो बड़ी मालकिन दवा लेके सो रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी परेशान न करे। अच्छा ठीक है, तो मैं बाद में आती हूँ। एक काम कीजिए, सुनिए, वो किराए के पैसे हमको ही दे दीजिए, हम बड़ी मालकिन को दे देंगे। नहीं, मम्मी ने बोला पैसे उन्हीं को देने। अरे 15 साल से काम करते हैं हम इस घर में, कहाँ लेके नहीं जाएंगे पैसे। मम्मी को बोल दीजिएगा, दे देंगे मालकिन को पैसे। दीजिए, अरे जल्दी दीजिए, और भी काम है हमारे पास। दे देना। हाँ? जी जाइए। दे देना। हाँ, दे देंगे, जाइए। विजय बाबू हमेशा की तरह आज भी सोने पे। बेटा, तुम्हारी दामाद जी से बात हुई है? नहीं, कोई बात नहीं हुई। देखो बेटा, पति और पत्नी में झगड़े होते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमेशा के लिए अपना घर छोड़ के आ जाओ। मम्मी, मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं और प्रतीक दोनों एक दूसरे के साथ में एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, कोई तालमेल नहीं बैठा पा रहे। बेटा, तुमने तो लव मैरिज की थी ना, फिर भी ये सब। देखो बेटा, ऐसे तो लाइफ नहीं चलेगी ना। ओहो मम्मी, आप तो शांति से चाय नाश्ता भी नहीं करने देती है। अरे सुनो तो, रुक जा बेटी।
तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? जी जी वो मैडम जी हम जूते के फीते फीते बांध रहे थे। वो तो मैं भी देख रही हूँ, पर तुम गेट पर क्यों नहीं हो? वो मेम साहब हमको यहाँ पीछे से अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रही थी, तो बस वो ही देखने आए थे। और अभी के लिए तुम्हारी छुट्टी। जी। और सुनो, हाँ? शाम को टाइम पर आ जाना। जी मेम साहब। हेलो। हेलो पापा, कैसे हो? अरे हम तो ठीक है, ये बता तूने क्यों फोन किया? अरे आपको तो पता है ना, मैंने दुकान के लिए लोन ले रखा है, उसके किस्तें भरने हैं। इस महीने मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप कुछ मदद कर दीजिए ना। बेटा तुझे तो पता होना चाहिए ना कि तेरा बाप करोड़पति नहीं है, गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड। अरे कभी तो कुछ तो काम आ जाया करो पापा। अरे तू कौन सा कामयाब इंसान है? अरे निकम्मा है, नाकारा है, नाकारा। एक दुकान संभली जाती नहीं तुझसे, काम चोर कहीं का। ठीक है समझ गया मैं, रखिए आप। क्या हुआ, ससुर जी ने फिर से कुछ बोल दिया क्या? अरे यार, उन्हें बस जुबानी के अलावा कुछ आता है? अगर वो मेरा बाप नहीं होता ना तो मैं उसे छोड़ता नहीं। अच्छा गुरु, शांत हो जा, शांत हो जा। चल अंदर आ। हम चोर, हमसे पैसे मांगा। कहाँ हो डार्लिंग, जल्दी आओ। तन्नो कैसी है रे तू? हमें सुकून वहां मिलता है जहां तेरी जुल्फों की छाव है। हमें सुकून वहां मिलता है जहां तेरी जुल्फों की छाव है। हम है चप्पू और तू हमारी नाव है, लेकिन आजकल पास नहीं आने देती जालिम। क्या बढ़ गया तेरा भाव है? चलो चल है, बहुत दिन हो गए, चलना चल। चलना, तेरे पास पैसे हो तो बात कर, वरना मेरा वक्त मत बर्बाद कर। पैसे तो नहीं है मेरे पास। हाँ तो जब पैसे हो तब आना। ऐसा मत बोलना, चलना। अरे चलना। अरे हीरा, कहाँ मर गया रे? हीरा कौन है रे? क्यों बुला रही उसको? भाई देख, हाथ दे भाई, हाथ दे, तेरी बात भी है। दूर दूर। ये तो किराए के पैसे। अरे आपको तो पता है ना, मैंने दुकान के लिए लोन ले रखा है, उसके किस्तें भरने हैं। इस महीने मेरे पास पैसे ही नहीं है, आप कुछ मदद कर दीजिए ना। चन्नो रानी, चल। अरे चलना, सोच क्या रही है? आजा। पांच घरों का किराया आ चुका है और 2 घर का किराया अभी भी बाकी है। लाजपत नगर वाले अंकल का फोन आया था, हफ्ते भर के लिए बाहर गए हैं। बोल रहे थे इस बार भाड़ा देने में थोड़ी देरी हो जाएगी। और वो मिसेस चड्डा, वो तो किराया देने में कभी देरी नहीं करती है। अच्छा एक काम करो, उन्हें कॉल कर लो। ठीक है। रात बहुत हो गई है, सुबह फोन करती हूँ। वो विजय गेट पे है क्या? नहीं, मैं बता रही हूँ मम्मी, ये विजय ना बहुत कामचोर आदमी है। अरे बाबा, किसी काम में फंस गया होगा, तुम उसे कॉल लगाओ। मम्मी, ये विजय मेरा फोन नहीं उठा रहा है। अच्छा मैं उसे कॉल लगाती हूँ।
बात है, ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? उठना रे, कब से तेरा फोन बज रहा है? अरे उठना, फोन बज रहा है, निकल। बड़े मालकिन की 21 कॉल। हम तो रात में ड्यूटी पे गए ही नहीं। बाप रे। कल कहाँ थे? वो नीता मैंने जी वो हमारे पेट में ना रात को बहुत दर्द हो रहा था तो दवा लेके सो गए, पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। पता नहीं मम्मी तुम्हें कैसे बर्दाश्त करती है। चलो लाओ किराए के पैसे दो। किराए के पैसे? हाँ, कल जो तुम्हें मिसेस चड्डा की बेटी ने दिए, उन्होंने मुझे फोन करके बताया। हाँ मैडम जी, दरअसल बात वो है कि वो हम कल अलग कमीज पहन के आए थे तो उसके जेब में रखे थे और आज यूनिफॉर्म पहन के आए तो वो कमीज घर पे ही रह गई और पैसे भी किराए के। मैं बाजार जा रही हूँ, मेरे आने से पहले अपने कमरे पर जाओ और पैसे लेकर आओ। जी जी जरूर। अरे हम खोल दें दरवाजा। ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। पैसे तो किराए के थे लेकिन मैं सारे पैसे शल्लू पे उड़ा दिए। इन लोगों के पास भी इतने सारे पैसे लेकिन पाई पाई के लिए रोते रहते हैं। क्या करें, हम कहां से लाके थे पैसे? क्यों ना इन्हीं के पैसे इन्हें ही निकाल कर वापस दे दिया जाए। विजय बाबू कमाल का सोचते हो। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? जी वो हम अवनी मैडम जी वो क्या? हाँ वो मिसेस चड्डा जी की बेटी हमें वो किराए के पैसे देकर गई थी, बस वही देने आए थे। जाओ यहाँ से। जी जी।
मैडम वो हम अंदर नहीं जाते थे हम। मम्मी मैडम जी सुनिए, मैडम जी घटिया आदमी, देखिए, तुम मेरी नीता बहन मैम को अंदर नहीं, खाता नहीं, देख रहे थे? नहीं, नीता हाँ? मैम, हम- तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? नहीं हम नहीं जाते हमारे थे। घर में रह रहे हो और हम ही सही है। हाँ? मैंने तुम्हें अपनी आंखों से देखा झांकते हुए। आओ नहीं, बाहर आओ, माँ बाहर आओ, हमने मम्मी नहीं- मैंने देखा तुम्हें नहीं, झांकते नहीं, हम हुए। वो तुम गलतफहमी- झूठ बोल रहे हो, नहीं, नहीं, झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ? हाँ? ये घटिया आदमी तुम्हें बाथरूम में नहाते हुए देख रहा था, इसे मैंने आज रंगे हाथ पकड़ा है। क्या? नहीं हमने मैडम जी हमारी बात सुनिए, हम बाथरूम में नहीं जा रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कब से तुम्हारी घटिया नीच हरकतें देखे जा रहे हैं हम लोग। झूठ बोलते हुए तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? हाँ? एक काम करती हूँ, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। नहीं पुलिस को मत बुलाया, हम कसम खाकर कहते हमने ऐसे गिनों का नहीं किया। मंदन मम्मी मम्मी बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन देखिए ना, दोनों मैडम हम पे शक कर रही है। इन्हें ऐसा लगता है कि जब हमने मैडम बाथरूम में नहा रही थी तो हम उन्हें, हम कसम खाकर कहते हमने ऐसा घटिया काम नहीं किया, हम निर्दोष हैं, हमने ऐसा काम नहीं किया। वो बगल के बच्चे पीछे वाली दीवार फाड़ के आते हैं और पोल तोड़ के चले जाते हैं। हम तो बस वही देख रहे थे और इन्हें ऐसा लगा बड़ी मालकिन हमने खुद देखा, कसम खाकर कहते हम निर्दोष है। मम्मी ये झूठ बोल रहा है, इसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम चुप ही बैठो। अरे हम बात कर रहे हैं ना। जानती हो कि विजय हम लोगों के साथ पूरे 15 साल से है। तुम्हारे पापा उस पे भरोसा करते थे, हम भी भरोसा करते हैं उस पे। विजय के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुनना चाहेंगे। विजय तुम उठ जाओ, तुम गेट पे जा सकते हैं। बड़ी मालकिन बहुत बहुत धन्यवाद, हम कसम आके कहते हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। धन्यवाद। तुम दोनों क्या देख रहे हो? चलो अंदर। बेटा मैं सोच रहा हूँ कि तेरा सारा कर्जा उतार दूं। नशे में हो क्या? नशा नहीं किए, बल्कि अब तो होश में आए हैं। बीरू तो इंसानी जिस्म को इतनी सफाई से काटता है ना कि खून निकलने से पहले इंसान की जान निकल जाती है। एक शब्द भी मुंह से निकला खोल के रखूंगा इधर। इसे मैंने आज रंगे हाथ पकड़ा है। क्या? नहीं हमने मैडम जी हमारी बात सुनिए, हम बाथरूम में नहीं जा रहे थे। हेलो, अरे काहे फोन किए हैं अभी? बेटा मैं सोच रहा हूँ कि तेरा सारा कर्जा उतार दूं। नशे में हो क्या? नशा नहीं किए, बल्कि अब तो होश में आए हैं। एक काम कर, कल घर पे आजा मिलने। और सुन, दामाद जी को लेके आना, बहुत जरूरी बात करनी है। अच्छा ठीक है, हम बात कर लेंगे, रखिए आप। तुम लोगों ने अब तक चाय क्यों नहीं पी? पियो, लो चाय लो। अरे हाँ बाबूजी, कर्जा उतारने वाले थे ना आप, कैसे उतारिएगा कर्जा बताइए? अमीर बन के। काहे, अलादीन का चिराग हाथ में लग गया है क्या? अल्लादीन का चिराग नहीं, अली बाबा की गुफा का पता चल गया है हमें। मतलब ससुर जी? मतलब हमारी बड़ी मालकिन की तिजोरी, वो क्या अली बाबा की गुफा से कम है? वो तिजोरी में इतना पैसा है, इतने जेवर हैं कि हम तीनों जिंदगी भर तक ऐश करेंगे। मतलब ससुर जी करना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। साफ, तिजोरी को साफ करना चाहते हैं। जी जी उठिए, चलिए। सठिया गया ये, उम्र तो हुई नहीं है इनकी, लेकिन सठिया चुका है ये, चोरी करेंगे अब।
अरे यार उदय सुन, मेरी बात सुन। बात सुन लेने में हर्ज क्या है? सुन तो ले, वो कहना क्या चाहते हैं एक बार। बैठ बैठ सुन। तो हम ये बोल रहे थे कि हमारी बड़ी मालकिन, उसके पति बहुत अमीर आदमी थे। जानते हैं इस शहर में उनके कितने मकान हैं? 7। सेठ जी के मरने के बाद बड़ी मालकिन और उनकी दोनों बेटियां उसी मकान के आए हुए किराए के पैसों पर पड़ रही है। उसी से उनका घर चल रहा है। जानते हैं कितना किराया आता है महीने में? 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख? पूरे 2.5 लाख रुपए। सोचो, जब किराया 2.5 लाख रुपए आता है तो तिजोरी में कितना माल होगा? ससुर जी, मैं तैयार हूं। ये हुई ना बात? जिया जी, आप भी चोरी करेंगे अब? अरे यार उदय, एक बात बता, उस बुढ़िया ने वो पैसा कमाने के लिए क्या किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं किया। और हमें देख, मुझे देख, अपने आप को देख। मैं दिन भर काम खपता हूँ, दिन भर काम करता हूँ फैक्ट्री में, 18-18, 20-20 घंटे काम करता हूँ, तब जाके मुझे 12,000 रुपये मिलती है। और तू खुद को देख, खुद को देख यार, 25,000 के लिए जमाने भर से भीख मांगता है तू। और हमारी जिंदगी देखो क्या हो गई है, नरक से भी बदतर हो गई है। हाँ, तिजोरी में 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख तो बस महीने में आते हैं। सोच तिजोरी में और कितना होगा। जीवरात अलग से है। एक बार सारा पैसा अपना हो गया ना उदय, अपनी जिंदगी बन जाएगी। कभी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी भी। अरे जिंदगी से छुटकारा मिलेगा यार। हाँ ठीक है, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात? अब आगे की प्लानिंग क्या करनी है, कैसे कैसे क्या कुछ करना है, ये सब तुम लोग सोचो। वो सब मैं देख लूंगा, लेकिन ससुर जी आपको उस बुढ़िया पर और उसकी बेटियों पर नजर रखनी है। और इस बात का ध्यान रखिए कि वो छोटी से छोटी गतिविधियां भी क्या कर रही हैं। हो जाएगा, उसकी चिंता तुम लोग मत करो। ठीक है पापा, चलते हैं। मैं इनके हर आने जाने का टाइम नोट कर लेता हूँ। विजय, प्रसाद ले लो। अरे विजय, कहाँ खो गए हो? नहीं नहीं बड़ी मालकिन, कितने अच्छे हैं आप। बड़ी मालकिन, वो आपके लिए लेटर आया है।
दीदी हाँ पानी नहीं था, अब आया कि नहीं? आया है ना, जाओ ना। मैं शावर लेके आती हूँ। दामाद जी, जैसे आपने कहा था, मैंने उन तीनों औरतों पे नजर रखी है। सब कुछ इस डायरी में लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। वो छोटी लड़की अम्मी, उसका पक्का किसी न किसी का चक्कर चल रहा है। और आए दिन अपने दोस्तों के साथ सत्संग पे चली जाती है। ठीक है। इसका मतलब हमें उन पर तब धावा बोलना है जब वो घर पर सब होंगे और एक साथ होंगे, और ये काम इतनी तेजी से होना चाहिए उनको संभलने का मौका ही ना मिले। वाह दामाद जी, वाह, बात तो आपने बिल्कुल सही कही, लेकिन क्या हम तीनों काफी होंगे उनके लिए? नहीं, इसके लिए मैंने 2 लोगों को बुलाया है, जिसमें से एक वहाँ गाड़ी लेकर तैयार रहेगा और दूसरे को मैंने बुलाया है। नमस्ते। ससुर जी, ये बीरू है, बहुत काम का आदमी है। सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर का काम करता है। तो ये बड़ी मालकिन और इसकी दोनों बेटियों का इलाज करेगा? नहीं ससुर जी, बीरू तो इंसानी जिस्म को इतनी सफाई से काटता है ना कि खून निकलने से पहले इंसान की जान निकल जाती है। और वारदात की जगह हम जितनी सफाई से काम करेंगे ना, पुलिस को उतने हमारे खिलाफ कम सबूत मिलेंगे। तो दामाद जी, हमला कब करना है? आज से सही 2 दिन बाद, संडे की रात को। आप रोज की तरह अपनी ड्यूटी पर रहेंगे और उदय तुम, हीरो तुम, हम लोग यहीं पर मिलेंगे। और हाँ, एक बात ध्यान रखना, कोई भी अपने साथ फोन लेकर नहीं आएगा, क्योंकि फोन से पुलिस हमारी लोकेशन पता लगा सकती है और हम तक पहुंच सकती है। वाह दामाद जी, वाह, मतलब मान गए आपके शातिर दिमाग को। मतलब शातिर दिमाग से आपने ऐसा शातिर आइडिया निकाला है। अब आप लोग आगे की प्लानिंग कीजिए, हम ड्यूटी के लिए चलते हैं। मिलते हैं। इस दुनिया में कदम रखते ही हर इंसान एक दूसरे पर विश्वास करना सीखता है, क्योंकि इस समाज की स्थापना परस्पर विश्वास की बुनियाद पर हुई है। तभी तो बड़े बुजुर्ग कह गए, विश्वास पर दुनिया कायम है। लेकिन जब कोई इंसान लालच में अंधा होकर विश्वास की पीठ में छुरा घोंपता है, तो वो ना सिर्फ कानून की नजरों में बल्कि इंसानियत के खिलाफ भी एक घोर अपराध है। नमस्कार, मैं हूं सुधा चंद्रन और आज आप इस कहानी में देख रहे हैं विश्वासघात की झंझोड़ कर रख देने वाली एक ऐसी कहानी जहां इंसान लालच में आकर रक्षक से भक्षक बन गया। अक्सर ठहरा हुआ पानी खराब हो जाता है और उसमें से बदबू आने लगती है। कुछ ऐसा ही हुआ विजय के साथ भी। पिछले 15 साल से रेखा सक्सेना के घर पर वो चौकीदारी की नौकरी कर रहा था, लेकिन अब वो अपनी इस ठहरी हुई जिंदगी से उब चुका था। इसलिए अब रेखा सक्सेना और उसके परिवार के खिलाफ उसने एक खूनी मंसूबा पाल लिया। विजय के इस खूनी मंसूबे ने एक ऐसे खौफनाक अपराध को जन्म दिया जिसकी कल्पना शायद विजय ने भी नहीं की थी। जैसे कहा था वैसे हुआ। फोन निकालो अपने। अरे कहां मर गए ये लोग? अब तक तो आ जाने चाहिए थे।
तैयार हो तुम लोग? पूरा काम सफाई से होना चाहिए, कोई भी सबूत छूटना नहीं चाहिए, समझे? तुम रुको, मैं खोलती हूँ। बड़ी मालकिन, ये हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, गांव से आए हैं। अगर आपकी इजाजत हो और आप छत खोल लें तो आज की रात सिर्फ ये इधर ही रुकेंगे और कल सुबह की पहली बस पकड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तुम इन्हें अंदर लेके आओ, ऊपर लेके जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आ जाओ। इस बुढ़िया को तो ससुर जी संभाल लेंगे, तुम बड़े वाली को देखो, हम छोटे वाली को अंदर कहीं ढूंढते हैं। बेटा कुछ कहा तुमने? कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं मैडम, कुछ नहीं। अब मैं तो ये बोल रहा था कि आपका घर तो एकदम कितना बढ़िया महल जैसा। ठीक है, खड़े मत रहो, ऊपर जाओ। बड़ी मालकिन, ऊपर ये नहीं, आप जाइए। एक शब्द भी मुंह से निकलना खोल के रख दूंगा गले। गर्दन उड़ा दूंगा, एकदम चुप। उठ। चल 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 चल। हमने तो मुझे तुम्हें अपने सदस्य माना था, तुम क्यों ऐसे कर रहे हो? बोलिए चुप। कब घर का सदस्य समझा? बोलना कब समझा घर का सदस्य? कुत्ता समझा मुझे, पालतू कुत्ता। इसलिए तेरी दोनों बेटी ने मेरी बेइज्जती की, मुझे मारा। क्या गलती थी मेरी? बोल, क्या गलती थी? कहाँ को आ सकते हो? आप इनसे बात मत कीजिए, आप अंदर जाकर अपना काम कीजिए। लाइए, इन्हें मैं देखता हूँ। तिजोरी साफ,
सारा माल इस बैग में। वाह दामाद जी वाह, मजा आ गया। क्या शातिर दिमाग पाया आपने और क्या शातिर आइडिया निकाला। आज आपकी आइडिया की वजह से मेरा बदला भी पूरा हो और हम सब लखपति बन गए। बस अभी निकलने से पहले एक बार देख लो कोई सबूत तो नहीं छूट गया। और ससुर जी, हाँ। एक सबूत तो छूट रहा है। कैसे सबूत? ये क्या कर रहे हैं नवाजी? बेटा क्या कर रहे हैं? मैं शेर छोड़ के चला जाऊंगा, पुलिस को पता भी नहीं चलेगा। मुझे मत मारो मुझे। मैंने क्या बिगाड़ा? कभी तो शांति से मर जाया करो। अरे नहीं मत मारो। बैग उठाओ, निकलते हैं यहाँ से। त्रिवेदी, ये काम एक से ज्यादा लोगों का है, या फिर हो सकता है लुटेरों का पूरा गैंग रहा हो। लेकिन जिस सफाई से खून हुआ है उससे लगता है मानो कातिल मेडिकल फील्ड से होगा। लेकिन तुमने देखा दरवाजे पर एक भी तोड़फोड़ का निशान नहीं है। इसका मतलब कि दरवाजा अंदर से किसी जान पहचान वाले के लिए खोला गया होगा। लालच में अंधा होकर विजय ने अपनी उस मालकिन और उसके परिवार की हत्या की, जिनका बरसों से उसने नमक खाया था। इसे हम कुदरत का इंसाफ ही कहेंगे कि विजय खुद ही विश्वासघात का शिकार हुआ और अपने परिजनों द्वारा मारा गया। क्योंकि इंसान कर्मों की जो फसल बोता है, आखिरकार उसे उसी फसल को काटनी भी पड़ती है। पुलिस अब तक रेखा सक्सेना, उसकी 2 बेटियां और विजय के हत्यारों तक नहीं पहुंच पाई। वो कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि उन्होंने खुद तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिस उन हत्यारों तक पहुंच पाएगी? क्या रेखा सक्सेना और उसके परिवार को इंसाफ दिलाने में वो कामयाब हो पाएगी? आइए देखते हैं। सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ठीक है। तो क्या लगता है सर आपको? त्रिवेदी, ये काम एक से ज्यादा लोगों का है, या फिर हो सकता है लुटेरों का पूरा गैंग रहा हो। लेकिन जिस सफाई से खून हुआ है उससे लगता है मानो कातिल मेडिकल फील्ड से होगा। हो सकता है कि लुटेरों में एक या एक से ज्यादा लोगों ने मेडिकल की पढ़ाई की हो। लेकिन तुमने देखा दरवाजे पर एक भी तोड़फोड़ का निशान नहीं है। इसका मतलब कि दरवाजा अंदर से किसी जान पहचान वाले के लिए खोला गया होगा। तुम एक काम करो, इस घर पे काम करने वाले सभी लोग, जैसे कि दूध वाला, पेपर वाला या फिर धोबी, सब पर नजर रखो। ओके सर। तो एक बात और, फैमिली के साथ जिस गार्ड की हत्या हुई थी उसके परिवार वालों के बारे में भी छानबीन करो। हो सकता है हमें वहां से कुछ मिल जाए। जी ठीक है सर। चलते हैं। हाँ ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं सर। बस हमें थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन हम पता लगा लेंगे इस बात का। जैन साहब। जैन, हाँ द्विवेदी बताओ। जैसा आपने कहा था रेखा सक्सेना घर पे नजर रखने के लिए, मैंने आने जाने पर सब पे नजर रखा और वहां से कुछ मिला नहीं। और ये विजय का क्या हुआ? विजय का बेटा उदय, उसके नाम पर कोई बैंक का लोन था, उसने अभी बैंक का पूरा लोन क्लियर किया है और एक नई बाइक भी खरीदी है। तुम एक काम करो, ये उदय पर नजर रखो और देखो वो कहाँ जाता है और किससे मिलता है। जी ओके। जय हिंद। और सबूत मिलते ही हम उनको पकड़ लेंगे। लूटा हुआ
हुआ कैश हम बांट चुके हैं, आज हम जेवर बांटेंगे। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, जहां हो वहीं खड़े रहो सबके सब। साहब क्यों बात को बढ़ा रहे हो साहब, थोड़ा सीधे के कर लो ना साहब। सर इसमें पूरा माल है साहब, आधा ज्वेलरी आप रख लो, आधा हम रख लेते हैं साहब, बात ही खत्म कर साहब। साले बड़े आए पुलिस को रिश्वत देने वाले। ले जाओ सब अंदर, ले जाओ सब। अपनी लाख चालाकियों के बावजूद भी अनिल, उदय और उसके तमाम साथी अब पुलिस के गिरफ्त में हैं और उन पर हत्या, डकैती जैसे तमाम धाराओं के तहत मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। हमें यही कोशिश करनी चाहिए कि जो लोग हमारे घर पर काम करने आते हैं उनके प्रति हम थोड़ी सी सावधानी बरतें, अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में उनके सामने कभी बात ना करें। यूं तो जो लोग हमारे घर पर आते हैं काम करने के लिए, उनमें से ज्यादातर लोग बहुत ही ईमानदार और मेहनती होते हैं, लेकिन क्या पता कोई अपराधी प्रवृत्ति का इंसान हमारे आसपास हो। इसलिए इन मामलों में सावधानी बरतना ही समझदारी है। जहां एक तरफ हमारे घर पर काम करने वाले लोगों के प्रति हम सावधान रहे, लेकिन साथ साथ जिस मेहनत से हम पैसे कमाते हैं उसे अपने घर में ना रखकर बैंक के लॉकर्स पर रखना ही एक सुरक्षित विकल्प होता है। इसी संदेश के साथ मैं सुधा चंदन आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहे, अलर्ट रहे और देखते रहे क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।